नमस्कार। क्लासिक रेडियो श्रोता संघ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारे चैनल का उद्देश्य सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और साहित्य, संगीत, कला, तो समय समय पर हम आपके लिए इस तरह की जानकारी लाते रहते हैं। और चैनल का हमारा एक सेगमेंट है एक मुलाकात, जिसमें हम विभिन्न हस्तियों से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो इसी क्रम में आज हम हैं राजस्थान के झालावाड़ जिले के मिसरोली गांव में, जो कि यहाँ एक माता जी का मंदिर है पहाड़ी पे, उसके लिए भी प्रसिद्ध है। और आज हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान हैं जो कि जैविक खेती करते हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, आप सभी को विदित है, और कृषि से ही देश की जो अर्थव्यवस्था है वो चलती है। जब देश में हरित क्रांति आई, हरित क्रांति लाने का उद्देश्य जो था कि हमारे देश में जो अनाज बहुत कम पैदा होता था, तो कुछ कहें कि रासायनिक खाद और उसका प्रयोग करके अनाज की पैदावार तक हमने काफ़ी बढ़ा ली, लेकिन उसके रासायनिक दुष्प्रभाव बहुत ही ज़्यादा वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। तो आज के समय की आवश्यकता है कि हम बिना रसायनों के जैविक खेती की तरफ अपना रुख अपनाएं। तो इसी जैविक खेती को आज हमारे साथ किसान बैठे हैं, इन्होंने अपनाया है और ये पिछले 3-4 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। तो हम इनसे बातचीत शुरुआत करते हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आप अपना परिचय बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रामनिवास गौड़ है जी। गांव मिसरोली है, जिला झालावाड़ है, राजस्थान से। जी, तो आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? जन्म सर यही हुआ गांव मिसरोली से। हाँ, मिसरोली में पैदा हुआ है। हाँ, और आप पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ तक की? 9th तक की मैंने सर। 9वीं तक पढ़ाई की, फिर आगे की पढ़ाई आप नहीं कर पाए? नहीं कर पाए सर। जी। तो अब हम बात करते हैं कि जैविक खेती की। तो आप ये बताएं कि आपको ये जैविक खेती करने की कैसे प्रेरणा मिली, आप कैसे आपने शुरुआत की? पहले तो आप भी रासायनिक का उपयोग ही करते होंगे, तो आप ये जैविक खेती की तरफ आपने अपना रुख किस तरह से मोड़ा, कि क्या देख कर आपने सोचा कि अपनों को जैविक खेती करनी चाहिए? तो सर एक्चुअली क्या है कि मैं भी कोरोना काल से पहले मैं भी केमिकल वाली खेती करता था जी। तो उसमें क्या है कि सर मतलब बीमारियां, समस्याएं काफ़ी आती थी, लागत भी ज़्यादा आती थी जी। और फिर कोरोना काल आ गया। तो जब हमने कोरोना काल में देखा कि सर एलोपैथिक दवाइयाँ सारी मतलब निष्फल हो रही थी, तो हमने ये स्वयं के विवेक से देखा कि सर उसमें हमने कोरोना काल में काढ़ा बनाकर पिया, घर पे ही बना के पिया, आयुर्वेदिक औषध में भी पिया बना के। जी। तो उससे मेरे को थोड़ा सीख लगी कि अपन क्यों ना अपन इस मर्दा को भी ऑर्गेनिक ही मतलब काढ़ा पिला के दें, तो आगे चलकर इसमें मतलब लागत भी कम आएगी और उसके अलावा अपन को कुछ फ़ायदा भी मिलेगा। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने शुरुआत की, मैंने स्वयं के विवेक से, तो प्रेरणा मिली। फिर ऐसे ही मैं सभी के 1-2 के पास भी गया घूमने के लिए, देखा कि ऑर्गेनिक क्या होती है, क्या सीखने भी गया, कुछ वहाँ से सीखा, कुछ अपने विवेक से सीखा। इसे करते करते मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा। कोरोना काल जो कि जैसे कोविड-19 के नाम से अपन 2 को भुगत चुके हैं, तो भारत में लगभग सन 2020 से 21-22 तक वो दौर चला। तो उस दौरान आपको महसूस हुआ कि जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए? उसी समय मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि अपन को जैविक खेती करना चाहिए। अपनी जो मृदा है वो भी बीमार हो चुकी है रासायनिक से, तो वो भी हमारा मतलब इंतजार कर रही है कि उसको कौन बचाए। तो अब आप बताएं, आपने किस तरह से शुरुआत की? सबसे पहले क्या कौन सी दवा बनाई, या किस तरह से आपने फसल में जैविक की शुरुआत किस तरह से की? क्या डायरेक्ट ही खेती करना शुरू कर दिया, या आपने धीरे धीरे उसको जैविक बनाया, किस तरह से किया वो बताएं? नहीं, मैंने तो वो धीरे धीरे बनाया उसको, एकदम मतलब अपन सीढ़ी चढ़ेंगे अब एकदम ऊपर तो अपन नहीं चढ़ पाएंगे जब जी। उसके लिए मतलब धीरे धीरे स्टेज वाइज अपन करते गए उसको। नहीं, जैसा नॉर्मल जो किसान है वो यूरिया का, डीएपी का प्रयोग कर रहा है, अगर वो एकदम से मान लो खाद बंद कर देगा तो फिर हो सकता है पैदावार प्रभावित हो। देखो एकदम से अगर पैदावार तो प्रभावित होगी अगर करेंगे तो,
जी। तो उसको क्या है कि धीरे धीरे अपन को करना पड़ेगा। तो उसमें जैसे खाद की मात्रा धीरे धीरे अपन कम हाँ, करें। 50% तो देनी पड़ेगी आपको शुरू के साल में। तो जी फिर दूसरे साल आप अगर खेती में यही समस्या है कि अगर आपने हुमस की मात्रा पर्याप्त कर दी जी। तो आपको 50% भी नहीं देना पड़ेगी, ये मेरा दावा है। और ये जो जीवामृत बना रहा हूँ मैं, ये जी। सारा जीवामृत आपने बनाकर दे दिया तो पहले साल में ही उसकी उपज केमिकल से ज़्यादा होगी। तो जैसा कि मैंने देखा कि आप ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं या जो भी स्प्रे हो रहा है सारी चीज़ें घर पे ही तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम रबी, क्योंकि अभी रबी का दौर चल रहा है, तो रबी की फसल की बात करते हैं। इसमें कि अभी मुख्य रूप से गेहूँ है, चना है, सरसों है, धनिया है। तो अपन फसल बोएं उससे उससे पहले ही जो फसल की तैयारी शुरू हो जाती है। तो आप बताएं, फसल बोने से पहले किस तरह की दवाई आप उस खेत में डालते हैं? फसल बोने से पहले तो हम उसमें क्या पलेवा करते हैं। जी। खेत में पलेवा के साथ हम गंज जीवामृत बना कर डाल देते हैं। गंज जीवामृत डालते हैं। हाँ, तो गंज जीवामृत। उसमें क्या क्या, मतलब किस किस चीज़ों से वो गंज जीवामृत आप बनाते हैं, ये बताएं। देखो, उसमें अच्छी गोबर की सड़ी हुई खाद होनी चाहिए। जी। उसमें वो जीवामृत बना रखा हमने कंचर लेके या आपने वो, जी। तो उसमें वो मिट्टी में छोटी लो अच्छा सड़ी हुई गोबर की खाद लेके, तो गोबर लेके उसमें मिला के उसमें गंज जीवामृत बना के डाल देते हैं खेत में। बदबू कितनी जोरदार है। तो उसका कितना अनुपात रहता है? मतलब गोबर की खाद ही डालते हैं या कुछ और भी डाल देते हैं? गोबर की खाद है या फसल अवशेष है, जो भी अपना है फसल के जो भी अवशेष निकलते हैं उसमें उसके साथ मिक्स करके वो डाल देते हैं। तो उसको इसे बनाने के लिए कोई गड्ढा वगैरह तैयार इस तरह से किया नहीं, कि वो डायरेक्ट? तो ड्रम में या हौद में दोनों में से बन जाएगा। और सीधे नीचे गोबर में 100 किलो गोबर नीचे डाल के उसमें फसल अवशेष डाल के और मिक्स करके और खेत में डाल सकते हो आप। अच्छा, तो ये फसल से बोने से पहले की है फसल से बोने की प्रक्रिया। अब उसके बाद जैसे फसल बो दी अपन ने, फसल अब उग गई, उसके बाद अपन क्या देंगे उसमें? उसमें फिर आप जीवामृत दे सकते हो पहली सिंचाई में। जैसे बढ़वार के लिए नॉर्मली यूरिया, जैसे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो यूरिया देते हैं, तो यूरिया का इसमें क्या ऑप्शन है? सबसे बड़ी समस्या किसानों की यही आके रुकती है कि अपन नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करें। जी। तो पहले साल तो अपन ये कहना चाहते हैं कि दलहन की फसल ले जी। कुछ, फिर दूसरे साल अपन हुमिक एसिड से अपन नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। जी। नाइट्रोजन जैसा कि अब जो जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी तो वो इस चीज़ को जानते हैं कि नाइट्रोजन अपने वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे जो है वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। तो उस वजह से अपन किसी न किसी रूप में उसको नाइट्रोजन को देना पड़ता है। जैसे वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में लगभग 70% के लगभग नाइट्रोजन है, तो वैसे तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन पौधों में वो क्षमता नहीं है कि वो नाइट्रोजन को ग्रहण कर सके। तो ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए, तो उसके लिए आप जो है जीवामृत और ये ह्यूमिक एसिड देते हैं। और आजकल जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि कीट प्रकोप, यानी इल्ली वगैरह लगना। जो आपने बताया अभी मेरे को कि वो नाइट्रोजन 70% हवा में है, जी। तो उसका अगर किसान अगर मेहनत करे तो उसका भी विकल्प है अपन को नाइट्रोजन उसको हवा में पकड़ने का। अच्छा जी। ये सबसे अच्छी मतलब, हाँ, ये किस तरह से पकड़ सकते हैं ये आप बताएं। हाँ, अब ये मेरे को आपने बताया 70% हवा में जी। तो वो बारिश के दिनों में क्या, जब बारिश होती है जी। तो पानी द्वारा अपने जो खरीफ की फसल होती है उसकी पत्तियों पर आ जाता है 70% नाइट्रोजन। अच्छा जी। खरीफ की फसल में नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है, वो क्या ऑटोमेटिक हवा से पानी, वो बारिश का पानी से अच्छा, पानी में घुल के वो उस पर आ जाती है, पत्तियों पर आ जाता है 70%। जी। तो अब उस 70% को अपन क्या करते हैं कि उसको वही पत्तियों पर पकड़ लें उसको। अच्छा। जो भी अपने खरीफ की फसल खरपतवार उगते हैं तो उनको उखाड़ कर अपन एक ड्रम में डाल दें। अच्छा। जितने भी हैं कम से कम 100 किलो 200 किलो खरपतवार जितने भी अपन उखाड़ के ड्रम में डाल दो उनको सारे को। उसके बाद अपन उसमें पानी भर दो, उसको पैक कर दो। 1 महीने बाद उसको खोलोगे आपका नाइट्रोजन तैयार है वो। अच्छा जी। कुछ पैसा लगा उसका? जी बिल्कुल फ्री हो। फ्री है ना। वो अपन ने कहाँ से लिया? नाइट्रोजन हवा से लिया, हवा से लिए। वो पत्तियों पे आया, पत्तियों से जंगल में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, यही तो प्रकृति का ज्ञान है। जी। यही तो प्रकृति का ज्ञान, ये प्रकृति को वैभव को समझ नहीं रहा। हाँ, जैसा कि वो जंगल में देखते हैं तो हाँ, वहाँ कौन खाद पानी कौन दे खाद रहा पानी दे है, रहा है। वहाँ उसके बावजूद पेड़ पौधे घना जंगल लगता है। घने जंगल रहते हैं। हाँ, तो ये सवाल काफी टाइम से मेरे मन में, कुछ जैसे हम किताबों में पढ़ते थे कि 70% नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो यूरिया क्यों दे रहे हैं? यूरिया क्यों दे रहे हैं मतलब? तो
यही तो है मतलब कि ये मतलब गहराई में जाओगे ना हाँ, पद्धति की, इस विधि से तो हम इसमें सब चीजें नाइट्रोजन को सीधे पकड़ सकते हैं। हाँ जी, अब हम बात कर रहे थे वो कीट प्रकोप की, जैसे इल्ली वगैरह लगना। हाँ तो जैसे अभी वर्तमान में रबी की फसल है, तो रबी में ज़्यादातर जो चना की जो फसल है उसमें कीट प्रकोप हमें देखने को मिलता है। तो इसके लिए किस तरह से हम रोकथाम करें चने की फसल में इल्ली के लिए? इसे नॉर्मली तो लोग बाग क्या है, रासायनिक जो दवा आती है वो डालते हैं, स्प्रे करते हैं। तो जैविक रूप से हम किस तरह से दवा बना के किस तरह से डाल सकते हैं, इस बारे में जानकारी बताएं। देखो, शुरू के अगर प्राकृतिक खेती शुरू करें तो शुरू के 1-2 साल में तो कीट प्रकोप आपको परेशान जरूर करेंगे। तो जैसे 2 या 3 साल होंगे आपको ऑटोमेटिक ही चले जाएंगे। हाँ, तो उसके लिए अपन को क्या वनस्पति काढ़ा बनाना पड़ेगा शुरू में। जी, तो उसका स्प्रे आप कर दीजिए। वनस्पति इसमें नीम, आग, धतूरा सब रहते हैं। उसका हाँ, तो उसको किस तरह से बनाया जाता है वो विधि आप बताएं। उसका तो सर बहुत लंबी प्रोसेस है, मतलब इतना हाँ, संक्षेप में बता दें। जैसे वो नीम का निमोली हो गया, नीम की पत्तियां हो गई, गौमूत्र हो गया, ये मतलब आग, धतूरा, जो भी अपने बकरियां जो नहीं खाती मतलब पत्ते, वो सारी पत्तियां डाल दो उसमें। और नीम, उसमें ये नीम की पत्तियां, निमोली, और जो बकरियां नहीं खाती वो सारी पत्तियां डाल दो। उसके अलावा गौमूत्र डाल दो और एक ड्रम में डाल के उनको सड़ा दो। कम से कम उनको 2 महीने रखो। उसके बाद आप उसको उबाल कर आप स्प्रे कर सकते हो फसलों में, कोई कीट प्रकोप नहीं आएगा। अच्छा, तो ये तो अपन ने रबी की फसल की बात करी। खरीफ में भी मुख्य रूप से अपने जो झालावाड़ जिला है या मालवा एरिया है, तो यहाँ सोयाबीन का काफी रकबा है। सोयाबीन में भी वो जो गड़डल, पिटल और तम्बाकू इस तरह से बोलते हैं, वो मतलब इस साल भी हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा प्रकोप रहा है। और यहाँ तक कि कई बार ये रासायनिक दवाएं स्प्रे करने के बाद भी मतलब बहुत ही मुश्किल से वो इल्ली का प्रकोप गया है। तो सोयाबीन के लिए या वही आपने अभी बताया वही प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए कुछ अलग? नहीं, कुछ अलग नहीं है। सोयाबीन के लिए भी कर सकते हैं। और जितनी आप रासायनिक यूज करेंगे उतनी ही मतलब आपके इल्ली का प्रकोप बढ़ेगा और बीमारियां खेतों में ज़्यादा लगेगी। क्योंकि अपने मृदा में क्या है कि नेगेटिव पैथोजन ज़्यादा हुए हैं। जी, जो पॉजिटिव पैथोजन है वो तो लगभग अपन ने केमिकल डाल डाल के ख़त्म कर दिए। तो अपनी मृदा में वो क्षमता नहीं है, जो वो सामर्थ्य नहीं है जो उसको फसल को मतलब ग्रोथ दे सके, मतलब अच्छा मतलब रिजल्ट दे सके उसको। हाँ, तो इस हिसाब से जो कीट हाँ, प्रकोप है वो हर साल मतलब बढ़ते ही जाएगा, बढ़ता ही जा बढ़ता ही रहा जा रहा हो तो, क्योंकि उसमें नेगेटिव पैथोजन आ गए। तो ये है कि भाई जादू की छड़ी तो नहीं जाके केमिकल वाली खेती छोड़ के आज का आज उपज कर लो, ऐसा तो नहीं। पर इसमें आपको सिस्टम को कर दो, वो नेगेटिव पैथोजन खत्म करने में जीवामृत के जीवाणु रहेंगे, इसमें सारे मतलब पॉजिटिव जीवाणु रहेंगे। तो इनको क्या धीरे 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 4-5 महीने में ये नेगेटिव पैथोजन खत्म करते जाएंगे। उससे अपनी समस्याएं किसानों की ऑटोमेटिक समाप्त होती जाएगी। ये गटल, बिल्ली, इल्ली वगैरह कीट प्रकोप से धीरे कम होते जाएंगे। अब मैं पहले सोयाबीन में करता था स्प्रे, मैं अब स्प्रे मैंने बंद कर दिया खरीफ की फसल में, कि कोई इल्ली नहीं। हाँ, आपने जो जमीन है वो इस लायक बना दी कि वो इल्ली से आप खुद ही मुकाबला कर ले। उसको माहौल ऐसा दे दो ना, मतलब मृदा को, तो अपने आप उसमें क्षमता हो जाएगा वो सब मतलब ये जितना भी विपत्ति तो उनको मतलब ये कर सके वो। जी, तो अभी जैसे हमने आपके खेत का विजिट किया तो उसमें भी देखा गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी लहला रही है। और जो मिट्टी है वो भी एक तरह से बहुत ही सॉफ्ट है, जबकि केमिकल यूज की मिट्टी देखते हैं तो वो कठोर रहती है, मतलब वो बड़े बड़े डेकर टाइप बन जाता है, इस तरह से रहता है। तो गेहूं की फसल आपने इस साल कितने बीघे की लगी? इस साल मैंने 4 बीघा की लगाई सर। पूरी जैविक है? अपने मृदा से लगा के मनुष्य गेहूं मतलब इसका खराब जो मूल्य जो रहता है वो जो नॉर्मल मार्केट से इसमें इसका मूल्य ज्यादा रहता है। मैंने पूरी इसमें भी जो टी-शर्ट आते हैं केमिकल में, तो क्या है अपन बहुत सारे खाद आते हैं वो डालते रहते हैं, तो उसमें उपज बढ़ती है केमिकल में। तो इसमें लगभग कितने के वो इसका एवरेज? इसमें सर क्लाइमेट के ऊपर भी अभी अपन कुछ नहीं कह सकते। हाँ, फिर भी अपन जैसे एक नॉर्मल माने तो कितना हो मतलब जाता 12 कुंटल तो हो ही जाएंगे लोगों एक बीघा का? 12 कुंटल। हाँ, जैसा कि अपन रासायनिक करें तो उसमें 12 से अधिक होता होगा, 15-20 किलो। वो भी उनके भी क्लाइमेट के ऊपर, उनमें भी हाँ, क्या है उनकी मान लो 15 माना है तो 15 भी नहीं होती, पिछले साल 10 ही हुई उनके भी, क्योंकि बीमारियां बहुत लगने लगी। हाँ, तो नॉर्मल मान लो अगर उनकी 15 माला तो अपने भी 12 के लगभग तो हो ही जाती है। तो मतलब किसी को अगर जैविक गेहूं की अगर जरूरत है तो वो आपसे संपर्क कर सकता है। हाँ सर, पर अभी पैदावार होने के बाद ही अपन बात करेंगे इसमें। जी जी जी। हाँ, बाकी आपका जैसे मिसरोली गांव है तो यहाँ आपके मतलब किसी को अगर जरूरत है कि गेहूं लेना है तो आपसे ले सकता है।
तो हम जैसे वर्तमान में देखते हैं कि जैविक जो उत्पाद है वो लेना हर कोई चाहता है, लेकिन इसको करना कोई नहीं चाहता। ये एक बड़ी समस्या देखने में आती है। तो मतलब जो भी किसान है वो अपने को जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप संदेश देना चाहेंगे, करना तो चाहते हैं लेकिन या तो उसको जानकारी का अभाव है या वो मेहनत नहीं करना चाहता, तो उनको बताएं कि इसमें कितनी मेहनत लगती है और क्या इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, या फिर वो किसान को विश्वास नहीं होता कि मान लो ऐसा हम जैविक बोएं और फिर फसल ही नहीं हो तो फिर अपना तो नुकसान कैसे है? इस बारे में थोड़ा बताएं। नहीं देखो सर, जैविक खेती तो क्या है, कोई किसान अगर जैविक खेती सुनता है तो वो इस कंफ्यूज में हो जाता है, डर सा जाता है कि कैसे करेंगे, कैसे होएगी, कैसे क्या करेंगे, इसमें बहुत मेहनत लगेगी, बहुत खर्चा लगेगा, कैसे कर पाएंगे, ऐसा ही घबरा जाता है किसान। सबसे बड़ी समस्या रहती है कि ऐसा नहीं, जैविक के नाम पे उसके दिमाग में इतने प्रश्न आ जाते हैं कि एक तो उपज घटेगी, जबकि मैं कह रहा हूँ कि 100% अगर मेरे हिसाब से बनाएंगे ना आप कुछ भी आइटम, जो इनपुट अपने जो तैयार कर रहे हैं आपने देखा भी और मेरे फार्म में, तो इनपुट अपन इसी हिसाब से बनाएंगे, सुनना तो कोई समय लगेगा, एक लागत भी कम रहेगी और अपन जो बनाएंगे उससे मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं ज़्यादा, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मतलब समस्या ये किसान ऐसे घबरा जाता है नाम सुन के, कैसे करेंगे कैसे, मतलब सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। तो इसलिए मैं यही किसानों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी आए मेरे फार्म में विजिट कर देखिए कि कैसे की जैविक खेती की जाती है, कैसे प्राकृतिक खेती करते हैं, तो उसको समझिए, समझने का ही है, मतलब वो समझ में आ जाएगी अपना आप, तो बहुत नॉर्मल तरीका है, ज़्यादा नहीं है जी। और जैसे अब रबी की फसल की बात करें तो रबी में एक मुख्य फसल रहती है सरसों की। तो सरसों में भी अभी जैसे कुछ दिनों बाद जो जो वो छोटे छोटे जो मच्छर टाइप मोइला का जो प्रकोप वो बहुत ज़्यादा होता है, वो अपन जो सल्फर फेंकते, क्या ये सल्फर का भी अपना जैविक खेती में कोई विकल्प है? सर इसमें क्या है कि ये जीवामृत है, इसमें सल्फर भी है, जिंक भी है, फास्फेट भी है, इसमें सारे आइटम है, इसमें सारे जीवाणु के ही मिलेंगे आपको। तो उसमें मोइला का प्रकोप में अपन मोइला का प्रकोप में अपन ने जो छाछ का पेस्टिसाइड बना रखा, अच्छा वो इल्ली नाशक जो दवा। नहीं इल्ली नहीं, वो मोइला के लिए है, रस चूसक कीटों के लिए। अच्छा रस चूसक कीटों के लिए जो अपने नीम का कच्ची पत्ता, छाछ नीम के pesticide पत्ते बना खट्टी रखा, छाछ, वो स्प्रे कर दीजिए अगर 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 आपको आवश्यकता लगे ऊपर तो। सल्फेट बन रहा है। नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें फिर सल्फर देखो, की जरूरत नहीं। प्राकृतिक खेती में 70% बीमारियां मिट्टी से आती है, जी मृदा से, और 30% हवा द्वारा आती है। जी तो सबसे ज़्यादा क्या है, किसान ये समझता है कि सारी 100% बीमारियां हवा से आ रही है, जी तो वो जाता है किसान सेवा केंद्र पे, कहीं पे भी जाओ बाजार जाके वो लाओ सारी दवाएं डाल देता है, फिर भी उसकी बीमारियां बिल्कुल ठीक नहीं होती है। यही समस्या है किसानों के साथ बनी हुई है, जबकि सबसे पहले अपन को मिट्टी का सुधार है 70%, और 30% तो ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगी वो, क्योंकि आपके खेतों में चिड़िया आएगी, तितली आएगी, महुआ, जो भी मतलब मित्र कीट आएंगे, मित्र पक्षी आएंगे, कीट आएंगे, तो अपना आपकी बीमारी ऐसे से सोल्व हो जाएगी 10-20%। तो जैसे कि आपने बताया कि लगभग 3-4 सालों से आप जैविक खेती कर रहे हैं, तो इस आपके कार्य से प्रभावित होकर क्या जो मतलब सरकार द्वारा जो कृषि विभाग है उनके अधिकारी तक भी आपकी जो फसल की वहाँ उन तक भी जानकारी पहुंची, या कभी वो आपसे मिलने आए या उन्होंने उनकी क्या प्रतिक्रिया रही वो बताएं, जो भी कृषि विभाग के अधिकारी ने आपसे संपर्क किया तो वो आप बताएं। कृषि विभाग के अधिकारी तो मैं समय समय पर गाइड करते रहते, आते रहते, देखते रहते हैं। कृषि विभाग के अधिकारी भी आते, कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी भी आते रहते हैं, उनसे बात होती रहती है हमारी जी। और वो भी चाहते हैं कि वो भी किसान करे आके वो अच्छा करे। कई आपको जैविक खेती के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं, तो कहाँ कहाँ आपको पुरस्कार मिले हैं इस बारे में थोड़ा बताएं। एक तो कृषि विभाग का पुरस्कार मिला मेरे को ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक यानी कि भवानी मंडल ब्लॉक। जी जीविका मिला मेरे को जी। और एक वो उसमें मिला था झालावाड़, जिला स्तर पर। जिला स्तर पे नहीं, वो कुछ अलग ही स्तर था, पर झालावाड़ मिला था मेरे को। जी जी। तो मतलब सभी जो कृषि विभाग के अधिकारी सभी ने आपकी हाँ सराहना सभी की? थे, वो कृषि विज्ञान केंद्र वाले भी थे और जैविक उत्कर्ष के सेंटर वाले भी थे, वहाँ पर सभी थे, कृषि विभाग के अधिकारी थे, सभी के सहयोगिता से मिला था वो पुरस्कार। जी। तो मतलब कृषि विभाग भी एक तरह से चाहता है कि मतलब जैविक खेती को बढ़ावा मिले, और ये आज ये समय की भी मांग है। नहीं देखो, कृषि विभाग भी चाहता है और इंसान भी चाहता है, पर अब वो कैसे करे यही तो डर है, लग रहा सभी को, ये कैसे करें। मतलब आज हर इंसान अच्छा खाना चाहता है, देखो बिल्कुल बिल्कुल, हर लेकिन इंसान अच्छा चाहता करना नहीं है, चाहता करना नहीं चाह रहा है, मतलब ये कब करेगा, ये समझ से परे हमारे। जी जी। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि
मतलब चाहिए तो सभी को सभी को शुद्ध चाहिए। चीज सबको शुद्ध चाहिए, सभी को चाहिए। लेकिन वो शुद्ध बनाए कौन, बनाए कौन? ये है। भाई कोई एक किसान करेगा तो उससे तो कोई पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, उससे पूर्ति नहीं हो पाएगी। पूर्ति आज नहीं हो पाएगी। अपने को मास प्रोडक्शन की आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक की तरफ जुड़े, तो ताकि ये आजकल अपन देखते हैं खाद के लिए इतनी ज़्यादा मारामारी होती है और कालाबाजारी होती है, ये सारी चीज़ें, तो ये समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी जब अपनों को खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरह की किसान को कई बार अपने समाचारों में पढ़ते हैं कि वो किसान खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं, समय पे खाद नहीं मिला। तो ये जो समस्याएं आती है ये अपना आप ही उससे जो है दूर हो जाएगी। ये उससे अपने आप दूर हो जाएगी। जी, तो आपने जैविक खेती के प्रति आपकी जो लगन है वो बहुत ही सराहनीय है, और आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इनमें किसान भी हैं, तो किसानों के लिए आप अपनी तरफ से जो भी संदेश देना चाहें वो दे सकते हैं। किसानों के लिए तो ये संदेश है कि अब आप दिल खोल के प्राकृतिक खेती कीजिए, शुरुआत करिए। जो भी मेरा सहयोग बनेगा मैं आपसे करूँगा, निवेदन है आपसे मेरा। जी जी, तो कोई भी किसान अगर इस बारे में मतलब जानकारी लेना चाहे तो आपसे ले सकता है। हाँ, कुछ नहीं, अपन बताएंगे उनको निःशुल्क जानकारी। जी, जो तो भी जानकारी चाहिए। अपने जो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि रामनिवास जी गौड़ जो कि ग्राम सोले में रहता है, और इनका जो मोबाइल नंबर है वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो भी किसान जैविक खेती के प्रति कोई जानकारी लेना चाहे, किस तरह से दवाई बनाई जाए या किस तरह से जो कीटनाशक बनाया जाए, और कुछ कीटनाशक तो ये स्वयं बनाते हैं, मान लो कोई किसी के मान लो ऐसी परिस्थिति के बना नहीं सकता है, तो उस स्थिति में भी आप इनसे संपर्क करके जो मान लो कीटनाशक दवाई है या जीवामृत है वो इनसे ले सकते हैं। दवाई बनाने के लिए मुख्य रूप से जैसे अब गाय रखना जरूरी है, तो गोमूत्र उसमें चाहिए। तो मान लो किसी की ऐसी परिस्थिति है कि मान लो गाय नहीं रख सकता है या है तो भी मान लो कम पड़ता है, तो आपने जिस तरह से गाय रख रखी है तो आप इससे जो दवाई बनाते हैं, तो अभी वो किसान भी लेना आते हैं आपके यहाँ से दवाई? हाँ, आते हैं, मतलब एक दो किसान आते रहते हैं। जी जी, तो आपको अगर पहले बता दें कि हमारी इसकी हाँ, जरूरत है, ऑर्डर दे दें पहले, तो आप उस हिसाब से तैयार देखो, करो। किसी चीज के लिए अपन एडवांस बना रहे हैं क्या, मतलब तो पहले जी। बता दे कोई किसान अपन हाँ, को। अगर किसी को इस तरह की जरूरत है, मान लो दवाई की जरूरत है, तो इनको पहले बता दें, तो उस हिसाब से ये दवाई तैयार कर देंगे। तो दर्शकों, आज का जो कार्यक्रम है अब हम इसको अंतिम चरण में ले चलते हैं। हमारे जो किसान हैं रामनिवास जी गौड़, आपने दर्शकों को जैविक खेती के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आगे भी चाहेंगे कि आगे भी इस तरह से आपसे बातचीत होती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सभी